बीजेपी नेता प्रदीप अहलावत के भाई पंकज अहलावत का झज्जर पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है, अब ये मामला पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है। रोज़ सुबह जब अपनी चाय के साथ लोग न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर इस खबर को देख रहे हैं तो ये उनके लिए उत्सुकता है इस मुद्दे को जानने की बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। कल इस मुद्दे पर डिग्गल में भी पंचायत थी और एएसआई के समर्थन में है मायना गांव में भी पंचायत हुई। और जो डिग्गल गांव ने एक हफ्ते का जो ये कहा था कि मुख्यमंत्री के आश्वासन से वो संतुष्ट हैं, तो इस मामले में सबसे ताज़ा अपडेट है वो आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज जो प्रदीप अहलावत हैं भाजपा नेता, दिल्ली में मुख्यमंत्री से इस मुद्दे को लेकर आज इनकी मुलाकात है। और इसके अलावा ये भी हमें सूचना मिल रही है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ऑफिस है दिल्ली में, प्रदीप अहलावत हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। उनके सामने ह्यूमन राइट्स के सामने हैं, इस मुद्दे को लेकर है वो जाने वाले हैं। अब इसमें अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अगर इस मामले में संज्ञान लेता है तो यकीनन जिस प्रशासन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये एनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी था, इस तरीके से यह सारी चीज़ें की गई, तो ह्यूमन राइट्स अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो प्रशासन पर जाहिर तौर पर भारी परेशानियां हैं प्रशासन की, वो बढ़ जाएंगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के इस मामले में दखल देने के बाद। और एक चीज़ जो सबके सामने है, जो हमने अपनी रिसर्च से भी है वो निकाली है। अब देखिए, जो पुलिस ने बताया, मीडिया ने उसमें लिख दिया कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, लेकिन अब जैसे परत दर परत जैसे फिल्मों में होता है, इस पूरी स्टोरी की, इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत, पन्ने दर पन्ने हैं वो पलटने शुरू हो गए हैं। बारीकी से हर डिटेल है इस केस की निकलकर सामने आ रही है। जिस चौथे शख्स का नाम इसमें आ रहा है उसका नाम रोहित है। छेज पहाड़ीपुर है, बेरी विधानसभा का गांव, छूचकवास के नज़दीक लगता हुआ। उसमें कहा जा रहा है इस केस में रोहित नाम के लड़के को केवल इसलिए डाल दिया गया, वो फरूखनगर किसी फैक्ट्री में काम करता है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी सारे वेयर हाउसेज हैं, वो उसमें काम करता है। और हर रोज़ की तरह वो फैक्ट्री से काम करके रात 10 बजे जो बसेस होती हैं जिसमें ड्रॉप किया जाता है किसी एक खास पॉइंट पर जो उनके कामगार होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री होती हैं, तो वो वहाँ पर उतरा और एक पेट्रोल पंप वहाँ पर है, वहाँ पर वो अपनी बाइक खड़ी करता है। अक्सर लोग खड़े कर देते हैं पेट्रोल पंप्स पर। वो अपनी बाइक को कलेक्ट करने के लिए पंप पे गया। उसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है जो आप इस न्यूज़ में देख भी पा रहे होंगे। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे हैं कि रोहित पेट्रोल पंप पर मौजूद है। वो रोज़ की तरह अपनी फैक्ट्री से काम करके देर रात बस से उतरता है, इस पंप से बाइक कलेक्ट करता है और वो आगे जाता है। वहाँ पर पंकज और जो कुछ युवक थे जिन्हें पंकज ने फ़ोन करके मदद के लिए बुलाया था, वहाँ पर उस रोहित को रोकते हैं जो पहाड़ीपुर गांव का है। उससे वो रास्ता पूछते हैं। इतनी देर में वो पुलिस है वहाँ पर आ जाती है और उस रोहित को भी इस मुठभेड़ के केस में इन्वॉल्व है कर लिया जाता है। ये कल पहाड़ीपुर के सरपंच वहाँ पर आए हुए थे, उनके परिवार से बात की तो उन्होंने ये सारी डिटेल है वो बताई है। अब आप ये सोचिए, मायना में एक पंचायत हुई है। अब देखिए, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है पंचायत करने का, लेकिन डिग्गल में जो पंचायत हुई है वो पंचायत हुई है कि उनके ह्यूमन राइट्स हैं, उनको ये अधिकार है कि अगर फर्जी एनकाउंटर पुलिस ने किया है तो क्या उनको अधिकार नहीं है न्याय मांगने का। दूसरी तरफ मायना में जो एएसआई के पक्ष में जो पंचायत हुई है तो उन लोगों को मतलब ये देखना होगा। अब एएसआई को इसमें गोली लगी है, उसकी प्राथमिकी जो रिपोर्ट है वो दर्ज हो चुकी है। 307 का मुकदमा, मतलब बहुत बड़ा मुकदमा माना जाता है 307 का, पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा है, वो रिपोर्ट दर्ज हो गई। इसका मतलब जो एएसआई को न्याय दिलाने की शुरुआत है वो हो चुकी है। लेकिन अगर परिवार की अगर बात को माना जाए तो वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर पूरी तरीके से फर्जी था। अब ये एनकाउंटर अगर फर्जी था तो ये बताइए, क्या उस परिवार के ह्यूमन राइट्स नहीं हैं? क्या प्रदीप अहलावत और उनके परिवार के ह्यूमन राइट्स नहीं हैं कि उनके भाई का फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया? तो क्या अब वो न्याय प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं हो सकते? इसको लेकर मायना में पंचायत की गई। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उसके फेवर में तो पंचायत की जा रही है जिसको न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, केस दर्ज हो चुका है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष का फर्जी एनकाउंटर आपने किया है तो उनका क्या होगा? और
आज तो मायना में पंचायत हो रही है मान लीजिए, लेकिन कल को अगर मायना या उस खाप से जुड़े हुए किसी युवक के साथ इस तरह का मामला हो जाता है तो क्या वो सर्व खाप पंचायत बुलाने की स्थिति में होंगे? जो अगर आज इस तरीके से है वो पंचायत वहाँ पर कर रहे हैं। और अगर ये परिवार राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, अगर इनके पिता आनंद सिंह ढेगला है वो काफ़ी सामाजिक रुतबा रखते हैं, तो क्या इनके ह्यूमन राइट्स क्या ख़त्म हो जाते हैं? क्या इनके पास वो अधिकार नहीं है? जब एएसआई को गोली लगने पर रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, तो अगर फर्जी एनकाउंटर हुआ है तो क्या इन लोगों को हक नहीं है जो चाहते हैं कि जिस प्रशासन के पुलिस मुलाजिमों ने ये गलत किया है उनको सज़ा मिले? अधिकार तो इनके परिवार का भी है, वो उतना हो जाता है। और इस केस में जो पहाड़ीपुर के युवक का जो नाम बताया जा रहा है, अगर आप सोचकर देखिए, एक 10-12 हज़ार की किसी वेयर हाउस फैक्ट्री में नौकरी करने वाला युवक जो हर रोज़ की तरह देर रात को बस से उतरता है, अपनी बाइक को कलेक्ट करता है पेट्रोल पंप से, और रास्ते में जो पंकज अहलावत है वो उनसे रास्ता पूछ लेते हैं। सिर्फ इसी आधार पर अगर इस केस में इन्वॉल्व कर लिया जाता है तो क्या ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला नहीं है? और फर्जी एनकाउंटर हमारे हरियाणा के इतिहास में या हमारे देश के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। अगर आप फर्जी एनकाउंटर का अगर आप इतिहास निकाल के देखेंगे तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और काफ़ी बड़ा है। कई बार ऐसा होता है। क्या पुलिस ये कह पाएगी कि आज तक क्या किसी फर्जी एनकाउंटर में पुलिस वाले को सज़ा नहीं हुई है? अगर एक बार आप आंकड़े निकाल कर देख लेंगे तो फर्जी एनकाउंटर होते हैं, कोई इस बात से मना नहीं करेगा कि नहीं होते हैं। अगर इस मामले में ऐसा हुआ है तो क्या ये हरियाणा को शर्मसार करने वाला मामला नहीं है? एक परिवार जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा रखता है, क्या उसकी इमेज है धूमिल नहीं की जा रही है? एक जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, पुलिस ने जिसके बारे में बताया कि मुठभेड़ के दौरान इसको गोली लगी है, आज अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही हैं कि बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक व्यक्ति जिसने आज तक किसी कीड़ी को भी नहीं मारा है, अगर हम अपनी लोकल भाषा में कहें, उसके बारे में उसको क्रिमिनल या बदमाश कह के उसकी खबरें छप रही हैं, तो क्या उस परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगी हुई है? यहाँ पर बिल्कुल यकीनन लगी हुई है। क्या उस परिवार का ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या उस भाई का ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या उस पिता के कोई सामाजिक मूल्य नहीं है कि जिनके बेटे का अगर फर्जी एनकाउंटर हुआ है तो वो न्याय के लिए आवाज़ उठाएं, वो मुख्यमंत्री तक जाएं, वो कोर्ट तक जाएं, वो हर उस चीज़ को करें? बिल्कुल यकीनन उनका हक यहाँ पर हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इस मामले में बनता जा रहा है, डीसीपी क्राइम जज्जर अमित दहिया का जो वो बयान है कि अगर आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया जाएगा तो क्या आप गोली चला दोगे? अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर अपने दर्शकों को भी कि बेरी में 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर पुलिस तैनात है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ जब हम इलेक्शन कवर कर रहे थे तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान, दीपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम कांग्रेसी हैं और मीडिया को उन्होंने अपनी आंखों से दिखाया था। एक डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैंने खुद बात की तो वो कह रहे थे कि आपके सामने है जो कुछ बना हुआ है। 4 जगह बेरी है वो पुलिस बैठी हुई है। अब डीसीपी क्राइम उनको बताएं कि आत्मरक्षा आखिर किसे कहा जाता है। अगर उनकी दुकान पर इस तरीके से आकर मतलब कुछ संदिग्ध स्थिति में कोई करता है तो क्या उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? डीसीपी क्राइम ये बताएं कि आखिर सेल्फ डिफेंस किसे कहा जाता है? देर रात को एक I-20 में एक सादी वर्दी के अंदर आपके स्पेशल स्टाफ के ही लोग वो बेशक से हों और किसी इनोसेंट की जिसके पास लाइसेंसी हथियार है उसकी गाड़ी को आप बार बार ओवरटेक करोगे और ऐसी स्थिति पैदा कर दोगे उस युवक के मुताबिक, उसके परिवार के मुताबिक, कि जैसे उसकी जान को खतरा है और ये बदमाश है उसके पीछे लगे हैं। वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आखिरकार फिर क्या करेगा? वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए डीसीपी क्राइम ये बताएं कि किसी व्यक्ति को पुलिस की पहचान कैसे हो सकती है? क्या मुझे देखकर कोई कह सकता है कि मैं पुलिस वाला हूं या नहीं हूं? इतना दर्शक भी जानते हैं, इतना मैं भी जानता हूं कि पुलिस के लिए हमारे संविधान में एक स्पेसिफिक चीज़ दी गई है, एक स्पेसिफिक वाहन उनको दिया गया है। और जो बत्तियों का इतिहास है वो तो अब दूर की बात हो चुकी है। इस वीआईपी कल्चर को हिंदुस्तान की राजनीति से हटाया जा चुका है या धीरे धीरे हटाया जा रहा है। केवल प्रशासनिक अधिकारियों के पास आज के दिन बत्ती होती है जिसमें से पुलिस को ही ये खास अधिकार है। वो किस लिए होती है? वो एक पहचान करने के लिए होती है कि ये आम नागरिक नहीं है। एक बाकायदा एक वाहन होता है जिस पर इंग्लिश में साफ साफ पुलिस लिखा होता है। एक बाकायदा वर्दी दी जाती है जिसे हम कहते हैं खाकी।
वो किस लिए आखिरकार दी जाती है। तो एक आम आदमी कैसे पहचान करेगा, आप I-20 में जा रहे हैं और आप बार बार ओवरटेक कर रहे हैं, एक आम आदमी कैसे पहचान करेगा कि आप पुलिस ऑफिसर हैं या आप क्रिमिनल हैं। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। डीसीपी क्राइम जज्जर ने इस बात को डिनाई नहीं किया, उन्होंने एक तरीके से सेल्फ डिफेंस को मजाक बनाकर रख दिया है जज्जर जिले में। जज्जर जिले में डीसीपी क्राइम को ये पता होना चाहिए कि डिग्गल गांव के अंदर कितने लोगों ने पुलिस या सुरक्षा ले रखी है, और जिन्होंने पुलिस सुरक्षा ले रखी है उनको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। ये हर आदमी को ये चीज़ें पता हैं। कुछ समय के बाद जो लोग उनको सैलरी देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपना लाइसेंसी हथियार रखते हैं, वो उसी से काम चलाते हैं। अब अगर इस जिले में इस कदर क्राइम है कि बता नहीं सकते, अगर आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी जगह पर यहां पर पुलिस सुरक्षा है, तैनात है, कितनी जगह पर जज्जर में तबातोड़ गोलियां हैं वो चल चुकी हैं। उन लोगों से जब हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि आखिर सेल्फ डिफेंस किसे कहा जाएगा, पुलिस और गैंगस्टर में या बदमाश में आखिर किस तरह का मतलब डिफ्रेंशिएशन है, वो किस तरह की जाएगी। कम से कम जज्जर पुलिस इस बात को है वो खुलकर लोगों के सामने रखे। तो वो बड़ा बयान है, वो एक इतने जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर का इस तरह का बयान है, बड़ी चिंता का विषय है। अगर ऐसा है तो अगर फर्जी एनकाउंटर ये हुआ है तो हर व्यक्ति को अधिकार बनता है शांतिपूर्ण पंचायत करने का भी। आखिर वो किसके पास जाएगा। अब प्रशासन ने तो अपनी सारी चीजें करके केस लगा दिया। 307 का केस है, प्रदीप अहलावत के भाई के ऊपर पुलिस मुठभेड़ का केस है, और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं होता है। और पहाड़ीपुर में जैसे उन लोगों ने कल पंचायत में भी बताया था, इसी तरह बिल्कुल एक इनोसेंट को मतलब इस तरीके से इस केस में इन्वॉल्व कर दिया गया। ये कितनी चिंता की बात है। अगर इसी तरह रहा तो क्या किसी के ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। अगर क्या पुलिस इस तरीके से करती रहेगी तो क्या एक उस सिविल सोसाइटी की अवधारणा को आप धक्का नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या अगर आप इस तरह कर रहे हैं, अगर ये सभी चीज़ें फर्जी हैं, तो क्या आप इंडियन डेमोक्रेसी को बिल्कुल पूरी तरह तोड़ नहीं रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी होती है जिन पर भरोसा करते हैं लोग कानून की रक्षा करने का। लेकिन अगर वही लोग जनता के बीच में अपना भरोसा खो देंगे। प्रदीप अहलावत ने अपने डिग्गल पंचायत में जो अपना वक्तव्य दिया वो मीडिया चैनल्स पर हैं, एक बार आप उसे गौर से देखिए। वो बीजेपी नेता हैं, इसके बावजूद उन्होंने मंच पर खुलकर ये कहा कि स्पेशल स्टाफ के कुछ लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, स्पेशल स्टाफ के कुछ लोग हैं जो बदमाशों के साथ मिलकर एक रैकेट चला रहे हैं। अगर उनके इस बयान को आप देखेंगे तो क्या जज्जर जिले में रहने के नाते क्या मैं चैन से सो सकता हूं। क्या मुझे डरना नहीं चाहिए अगर इस तरह के आरोप एक बीजेपी के प्रवक्ता हैं पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। क्या उनके आरोपों पर क्या पुलिस ने अभी तक कोई ब्रीफिंग दी है, कोई जवाब दिया है। पुलिस खामोश है। दूसरी तरफ जो मायना में पंचायत हुई, थोड़ा सा आपको विवेक रखना चाहिए। अगर आप उन एएसआई साहब के पक्ष में हैं, सबको अधिकार है यहाँ पर डेमोक्रेसी में, आपको ये सोचना चाहिए कि उन एएसआई को गोली लगी है तो उनको लेकर तो न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वो तो न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। 307 का केस दर्ज हो चुका है। उनको अगर ये कहना है कि इन्होंने मुझे गोली मारी तो वो तो 307 के तहत केस दर्ज हो चुका है। पुलिस मुठभेड़ का केस दर्ज हो चुका है। उनको तो पंचायत करने की फिर आखिर जरूरत क्या है। वो तो न्यायिक प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए डिग्गल में पंचायत हो रही है। इसी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आनंद सिंह ढेला को डिग्गल में पंचायत करनी पड़ी। इसी न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रदीप अहलावत हैं, वो बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि उनके भाई के साथ न्याय होना चाहिए और उनका ह्यूमन राइट्स बनता है इस चीज़ को लेकर कि दूध का दूध और पानी का पानी है वो होना चाहिए। और जज्जर जिले की जनता के सामने ये सच है वो आना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला पूरी तरीके से हाई प्रोफाइल है वो बनता जा रहा है। कुछ देर में ये जानकारी भी आज हमारे तक सामने आ जाएगी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हरियाणा से प्रदीप अहलावत मिले हैं। आज किस तरह का आश्वासन है उन्हें मिला है, और ह्यूमन राइट्स से अगर वो मिले हैं तो ह्यूमन राइट्स में उन्होंने किस तरह की शिकायत इसमें दी है। देखिए, इस तरह के जब फर्जी एनकाउंटर होते हैं ना तो उसमें सीधा सीधा प्रशासन के साथ आपकी खींचतान होती है। तो इस तरह के मामलों में काफ़ी दबाव होता है, और इस तरह के मामलों में जो सबसे रिलीफ अगर आपको कहीं से मिल सकती है ना, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, जिसको लेकर हमारे को सूचना मिल रही है कि प्रदीप अहलावत हैं, उनके दफ्तर में जाके इस मामले को वो कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन ये मामला है वो
पूरा हाई प्रोफाइल है बनता जा रहा है। इस एक सप्ताह का जो समय मांगा गया है, आप देखिए कि कैसे कैसे धीरे 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 हर जगह ये चर्चा का विषय है। हम इस खबर को कवर कर रहे हैं, हम भी कहीं जाते हैं तो लोग पर्सनली भी पूछते हैं कि ये किस तरह का मामला आखिरकार ये है, और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी है, वो होना चाहिए। लेकिन इनोसेंट कौन है? इनोसेंट पुलिस है या इनोसेंट प्रदीप अहलावत के भाई हैं? ये बड़ी चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन इस मामले में पुलिस अपने आप को पूरी तरीके से पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रही है, और जो सामने हैं उन्हें क्रिमिनल दिखाने की कोशिश की जा रही है। जबकि प्रदीप अहलावत के भाई का कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड हरियाणा में नहीं है, आज तक किसी के साथ उनका कोई झगड़ा नहीं है। तो क्या परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर है? बस ये परिवार ये कह रहा है कि इस परिवार ने ये तक कहा है जो एसआई को गोली लगी है वो भी हमारे बेटे के जैसे ही हैं, जो पंकज के पिता हैं। बहुत बड़ी बात ये होती है। लेकिन वो निराश हैं कि ये सब कुछ हुआ है, वो निराश हैं जो छवि को धूमिल करने की यहाँ पर कोशिश हुई है, उसके लिए वो न्याय चाहते हैं। परिवार की अगर माने, अगर वाकई में ये मामला पूरी तरीके से फर्जी है तो वाकई में ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत चिंता की बात है, और हरियाणा कानून व्यवस्था के इतिहास में ये दिन काले अध्याय में है, वो वाकई में लिखा जाएगा। एक बार जो अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन के कमांडर ने ऐसे ही अपने वहाँ पर क्रू मेंबर से पूछा कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है, तो उन्होंने कहा सर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसने डिनाई किया, उसने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला सर कौन है? उन्होंने कहा आई एम, क्योंकि मेरे हाथ में वो रिमोट है जिससे न्यूक्लियर अटैक है वो कहीं पर भी कर सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि न्यूक्लियर सबमरीन के कमांडर ने, उन्होंने कहा कि लेकिन ये जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति को दी जाती है जिसमें धैर्य और पेशेंस है। अगर यहाँ का स्पेशल स्टाफ को आपने ताकत दी है क्रिमिनल से लड़ने के लिए, अपराध पर रोकथाम के लिए, अगर वही लोग इस तरीके से फर्जी मुठभेड़ करेंगे या इस तरह के फर्जी एनकाउंटर के उन पर आरोप लगेगी, ये बड़ी चिंता की बात है। क्या शक्तियाँ उन लोगों के हाथ में चली गई हैं यहाँ पर पुलिस में, जो लोग जिम्मेदार नहीं हैं, जो लोग उनका गलत प्रयोग कर रहे हैं? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा यहाँ पर होता है, और ये मामला लगातार हाई प्रोफाइल है, वो बनता जा रहा है। शुक्रिया।